हाय, आज हम विकास करते हैं। मैं आपको कॉमर्स का एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। इस दिशा में मेरा पहला लेक्चर यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट नंबर 10 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से संबंधित है। इस यूनिट का एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो सबसे बेसिक चीज़ है उसको समझना क्या है जरूरी है। वो क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मीन्स वर्ड्स विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन ए सब्जेक्ट। वर्ड क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंटली। ऐसे शब्द जो किसी सब्जेक्ट में बार बार यूज होते हैं उसको बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की ऐसे शब्द जो अकाउंटिंग में बार बार यूज होंगे। इन शब्दों का एक्सपर्ट बने बगैर आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जब ये शब्द अकाउंटिंग में बार बार यूज होने हैं तो इन शब्दों का हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि उन शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसमें सबसे पहले जो वर्ड हम लेंगे वो क्या है? एसेट। एसेट की एसेट क्या होती है? इस शब्द को हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। एसेट क्या होती है? तो एसेट्स मीन्स एनीथिंग एनीथिंग which is in the possession of business। कोई भी चीज। फर्स्ट क्या लिखा है? वर्ड एनीथिंग। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो किसके पोजीशन में हो? बिजनेस के पोजीशन में हो। इसका मतलब कि बिजनेस उसका क्या होना चाहिए? ओनर। बिजनेस उसका क्या होना चाहिए? ओनर। दैट मतलब वो चीज प्रोवाइड देती हो क्या? या तो बेनिफिट या कैश। वो क्या दे? या तो क्या दे? बेनिफिट दे या क्या दे? कैश। और किसको? टू दी बिजनेस को। और कब? इन फ्यूचर। इन फ्यूचर। इस डेफिनेशन में चार चीजों को अंडरलाइन किया गया। एनीथिंग, दूसरा पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, थर्ड क्या है? बेनिफिट और कैश, लास्ट क्या? इन फ्यूचर। चार शब्दों, ये चार शब्द में से एक भी छोड़ दोगे तो एसेट को डिफाइन नहीं करेगी क्लियरली। चारों शब्दों का आना जरूरी है, आप फिर किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एसेट क्या है? कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजेशन में हो। कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजेशन में हो और वो क्या देती हो? या तो उसको बिजनेस को बेनिफिट या कैश, या बेनिफिट या कैश। और कब? फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में। अगर कोई भी एसेट्स अगर प्रेजेंट में बेनिफिट दे रही है ना तो वो एसेट नहीं है, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। एसेट वही होगी जो बिजनेस को कब? फ्यूचर में क्या दे? या तो कैश या बेनिफिट। प्रेजेंट वालों को हम एक्सपेंसेस बोल देते हैं। लाइक एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है ना वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है। तो करंट ईयर में जो एसेट्स से हमें बेनिफिट मिला वो किसके रूप में मिला? डेप्रिसिएशन के रूप में। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? एक्सपेंसेस। उसकी बची हुई जो वैल्यू है वो क्या होगी? बिजनेस की एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट कौन देगी? वही देगी। इसलिए एसेट्स क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज विच इज इन द पोजीशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के किस में हो? पोजीशन में हो। कहना था बिजनेस उसका क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। और वो चीज बिजनेस को क्या देती है? दो में से एक चीज, या कैश या फिर बेनिफिट। और कब? वो इन फ्यूचर। उसी को हम क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। एसेट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप की एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। अब इन सातों की सातों एसेट्स को समझना क्या है? जरूरी है। अब वन बाय वन हम इन्हीं को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। करंट एसेट्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार फिर मैं एसेट्स की डेफिनेशंस को रिवाइज कर रहा हूँ कि एसेट्स मींस एनीथिंग 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 which is in the possession of the business, in the possession of the business that provide benefit or cash in future। कि कोई भी चीज जो बिजनेस के स्वामित्व में है, बिजनेस के स्वामित्व में, कुछ भी चीज जो बिजनेस के किस में होनी चाहिए? स्वामित्व में होनी चाहिए। वो क्या करवाए? या तो बिजनेस को बेनिफिट दे या फिर कैश इन फ्यूचर। उसी चीज को हम क्या कहेंगे? एसेट्स। कोई भी चीज, जैसे अगर कंपनी को छोड़, बिजनेस को छोड़ दे और हम पर्सनली लें तो हम बालों में कंघी करते हैं, हमारे बाल टूट जाते हैं और हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। वो बाल भी तो हमें कैश या बेनिफिट देते हैं क्योंकि वो बिक जाते हैं। इसलिए वो बाल भी हमारे क्या होंगे? एसेट्स। वो टूटे हुए बाल भी हमारे क्या होंगे? एसेट्स। तो टूटे हुए बाल भी हमारे क्या हुए? एसेट्स। घर में झाड़ू निकालते हैं
झाड़ू निकालते हैं, किसी चीज को उठा लेते हैं, क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि वो चीज हमें या तो क्या देगी, कैश देगी या बेनिफिट देगी, इसीलिए उसको वापस उड़ा के हमने कहाँ पे रख लिया, घर पे। तो वो चीज भी हमारी क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स चीज कर लिया। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, करंट एसेट्स। करंट का मतलब मोस्टली केसेज में आप क्या लेके चलना, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स का मीनिंग वही रहेगा जो बिजनेस के पोजीशंस में, कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजीशंस में, वो बिजनेस को क्या देखती हो, या तो कैश या बेनिफिट, कब, इन फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर की जगह क्या लगा दे हम, सिर्फ विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो वो एसेट्स किसी कैटेगरी में आ जाएगी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, एसेट्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, या तो किस में कन्वर्ट कर ली जाएगी, कैश में, या फिर यूज्ड इन बिजनेस, या बिजनेस में क्या कर ली जाएगी, यूज कर ली जाएगी, कब, विद इन 1 ईयर। यहाँ पे दो वर्ड को ही अंडरलाइन किया गया है, इनटू कैश और यूज्ड इन बिजनेस, कब, विद इन 1 ईयर। कि कोई भी चीज जो विद इन 1 ईयर या तो कैश में कन्वर्ट कर ली जाए या उसका बिजनेस में यूज कर लिया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमने बीच उसका क्या कर लिया, बिजनेस में ही उसको यूज कर लिया, तो वो भी क्या हुआ, करंट एसेट्स। फिनिश्ड गुड्स को क्या कर देंगे हम, सेल कर देंगे, सेल करने से क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, तो वो क्या हो गई, करंट एसेट्स। तो कोई भी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द क्या, विद इन 1 ईयर। एक्सपर्ट बनना तो इस शब्द को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर। जब तक आप विद इन 1 ईयर नहीं बोलोगे ना, करंट एसेट्स एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या, विद इन 1 ईयर। फिर वही कैश या बेनिफिट, क्योंकि कोई भी एसेट्स वही होगी जो क्या देती है, या तो कैश दे बिजनेस को या बेनिफिट दे। इसलिए जो भी एसेट्स विद इन 1 ईयर या तो कैश में कन्वर्ट कर ली जाती है या बिजनेस को क्या देगी, बेनिफिट देगी, इसी को क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। आगे चले उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेट कॉमर्स के एक्सपर्ट बनने के लिए एक शब्द के जितने भी नाम होंगे उन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना क्या होगा, जरूरी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक शब्द के जितने भी नाम होंगे सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी किसी नाम से वो पूछा जाएगा, कभी किसी नाम से पूछा जाएगा। कुछ स्टूडेंट एक शब्द को एक ही नाम से जानना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो कॉन्सेप्ट दूसरे नाम से आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक शब्द के जितने भी नाम हैं सभी के सभी नामों को याद रखने की क्या करें, कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है एक्सपर्ट बनने के लिए। हम करंट एसेट्स को शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स कहते हैं। इस चीज को कैसे थोड़ा सा याद रखें, इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। कि सबसे पहले बिजनेस के पास क्या होता है, कैश। कैश से बिजनेस क्या परचेज कर देता है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स का क्या करता है, वो सेल कर देता है। सेल अगर कैश में करता है तो डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स। अगर कैश में नहीं करता, क्रेडिट पे करता है, तो फिनिश्ड गुड्स किस में कन्वर्ट होगा, डेटर्स में या बीआर में। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली कैश में। इस तरीके से करंट एसेट्स का क्या चलता है, सर्कल चलता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स। शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स को कहते हैं जैसे ही कैश से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कैश की डेथ हो जाएगी, रॉ मटेरियल का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। जैसे ही रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। जब फिनिश्ड गुड्स को बिजनेस बेचेगा तो बिजनेस के अकॉर्डिंग फिनिश्ड गुड्स है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। वो किस उस जन्म किसका हो गया, तो कैश का हो गया, फिर से किसका हो गया, डेटर का। जैसे डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर का क्या हो गया, मृत्यु हो गई, और कैश का क्या हो गया, जन्म होगा। ये जल्दी जल्दी क्या है, जीवित होती रहती है, मरती रहती है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स। एक्टिव एसेट्स जो कहते हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, फ्लो में रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स क्यों, क्योंकि इनके जो वैल्यू है वो जल्दी जल्दी क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इन नामों को याद रखने में क्या रहे, आसानी हो जाए। क्योंकि जिस चीज को हमें याद रखना है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो उस चीज को हम किससे कर देंगे, किसी चीज से क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे एक लिंक करने की क्या की गई है, कोशिश कि करंट एसेट्स उसको शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो पहले वाली की डेथ हो जाती है, दूसरे वाली का जन्म हो जाता है। इनको सर्कुलेटिंग एसेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सर्कल में घूमती रहती हैं। इनको फ्लोटिंग एसेट्स क्यों बोलते हैं, इनके अमाउंट में जल्दी जल्दी क्या है, चेंज जाते रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स।
और ये हमेशा किस में रहते हैं, एक्टिव रहती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होगी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स। तो ये सारे के सारे किसके नाम थे, करंट एसेट्स के। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको करंट एसेट्स इन चारों नामों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पे जाओ या किसी टेस्ट में जाओ, वो किसी भी नाम से करंट एसेट्स को आपसे पूछ सकते हैं। करंट एसेट्स में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, करंट एसेट्स में मेनली कैशिंग एंड कैसेट, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक और एक्रूड इनकम, ये सभी की सभी क्या है, करंट एसेट्स हैं। ये सारी की सारी चीजें या तो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर ली जाएंगी, या फिर इनसे क्या है, इनको बिजनेस में क्या कर दिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का ये दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। कहीं पे भी चले जाना, किसी भी यूनिट पे जाना, हर शब्द के अलग अलग नाम होंगे। मैं पहले भी रिपीट करके आया हूँ, बता के आया हूँ कि हर नाम के, हर शब्द के अलग अलग नाम होंगे, आपको सभी नामों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फिक्स्ड एसेट्स का ये दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर continued use in the business for the purpose of producing goods or services, कि ऐसी सभी संपत्तियां जो बिजनेस में कंटिन्यूड यूज के लिए, लगातार यूज के लिए रखी जाती हैं। और किस चीज में यूज करने के लिए, या तो किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, या फिर सर्विस का प्रदान करने के लिए, या सर्विस प्रदान करने के लिए, या कंटिन्यूड यूज करने के लिए, गलत हो गया। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का ये दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। ये एसेट्स हैं और रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखी जाती। इन एसेट्स को रखने का मेन पर्पज क्या होता है, गुड्स और सर्विस को क्या करना, प्रोड्यूस करना, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। और इन एसेट्स का बिजनेस में लगातार क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस, कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस। और किस उद्देश्य के लिए, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। इट मींस कि ऐसी सभी एसेट्स जिनको गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लगातार बिजनेस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उन्हीं एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट जो एसेट्स है वो क्या है, टेंजिबल एसेट्स। नाम से ही पता हो रहा है, टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी एसेट्स क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। उनका क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिस चीज का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड, भी जिसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी एसेट्स क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में से ही कुछ एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल होती है, कुछ एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे बिल्डिंग है, उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स भी है, साथ में क्या भी है, टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कि हम उनको देख या छू नहीं सकते, एंड दस कैन नॉट बी सीन और टच। ये ऐसी एसेट्स जिनको ना तो हम देख सकते, ना हम टच कर सकते, उनको क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ना तो हम देख सकते, ना टच कर सकते। पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब किसके एग्जांपल है, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो वैल्यूएबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, एंड हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स। और ये एसेट्स भी फर्म को प्रॉफिट कमाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, एज मच एज द टेंजिबल एसेट्स। जिस तरीके से टेंजिबल एसेट्स बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये एसेट्स भी क्या होती हैं, वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। तो दोनों ही तरह की, टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स, दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है, वैल्यूएबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट एसेट्स कौन सी करेंगे हम, वेस्टिंग एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का पर्पज उनको
गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उनको बिजनेस में यूज करना होता है, और करंट एसेट्स का पर्पज उनको रीसेल करना होता है। तो ये पर्पज भी ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है करंट एसेट्स के पर्पज में और फिक्स्ड एसेट्स के पर्पज में। करंट एसेट्स का पर्पज क्या है, उनको रीसेल करना। फिक्स्ड एसेट्स का पर्पज क्या है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस में यूज करना। नेक्स्ट जो एसेट्स है वो क्या है, वेस्टिंग एसेट्स। जो एसेट्स यूज होने या समय बीतने के साथ साथ समाप्त होती जाती है, अर्थात उनका अस्तित्व समाप्त होता जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, यूज होने या समय बीतने के साथ साथ उनका अस्तित्व क्या होता जाता है, समाप्त। फॉर एग्जाम्पल कोयले की खान, तेल के कुएं या लीज पर ली गई संपत्ति। कोयले की खान है, जैसे जैसे उसमें से कोयला निकालते जाएंगे वो उसका अस्तित्व क्या होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। तेल के कुएं है, उससे तेल निकालते जाएंगे तो जितना तेल निकलता जा रहा है उसका अस्तित्व क्या होता जाएगा, समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसी संपत्तियां जिनका यूज होने पर या समय बीतने के साथ साथ वो क्या होती जाती है, समाप्त होती जाती है। जैसे लीज पर ली गई संपत्ति है, जितने टाइम के लिए वो लीज पे ली गई है उतना टाइम पास होने के बाद वो क्या होती जाती है, समाप्त होती जाएगी। 1 साल यूज हो गया तो उसका कुछ पोर्शन समाप्त हो गया, नेक्स्ट ईयर यूज हुई तो वो क्या होती जाती है, समाप्त। इसी तरीके से क्या होते हैं, जो हम बस के लिए परमिट लेते हैं, बस चलाने के लिए, उन परमिट का टाइम पीरियड होता है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड पास होता जाएगा उनकी अस्तित्व क्या होता जाता है, समाप्त होता जाता है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। तो हमने 3 एसेट्स पढ़ ली मेनली, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। वैसे तो 5 एसेट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन 3 एसेट्स का नाम क्यों लिया है, कौन सी 3 एसेट्स का नाम लिया, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। इन तीनों की वैल्यू में कमी आती है यूज करने के साथ या समय बीतने के साथ, और इस कमी आने के लिए, इस कमी के लिए तीनों के लिए अलग अलग शब्द क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जो डेप्रिसिएशन शब्द है, डेप्रिसिएशन शब्द, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है ना, तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आएगी उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होगी उसे क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। है तो कमी, और किसकी वैल्यू में है, एसेट्स की वैल्यू में ही, लेकिन अलग अलग एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी के लिए ही अलग अलग नाम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आने के लिए यूज किया जाता है, टेंजिबल, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स और डिप्लेशन, वेस्टिंग एसेट्स। ये तीनों के तीनों शब्द के ऊपर नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आने को क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आने को क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में कमी आने को क्या कहेंगे, डिप्लेशन। नेक्स्ट जो एसेट्स है वो क्या है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को क्या बोलते हैं, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स, एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वर्ड क्या है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर करंट एसेट्स में से हम इन 2 एसेट्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो जितनी भी एसेट्स बच जाएंगी ना उन सभी एसेट्स को हम क्या कहेंगे, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनको जल्दी से कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो जनरली कैश में कन्वर्ट होते हैं, और स्टॉक को भी जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर किया जा सकता। इसीलिए करंट एसेट्स में से अगर हम 2 एसेट्स को लेस कर दे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, फिर जो एसेट्स बचेंगे उन एसेट्स को क्या कहेंगे हम, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। नेक्स्ट एसेट्स क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, और फिक्टिशियस एसेट्स का नाम क्या है, दूसरा नाम नॉमिनल एसेट्स। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स कौन सी हैं, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। अगर आपको कॉमर्स का एक्सपर्ट बनना है तो आपको इन एसेट्स की नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स, अगर आपको कॉमर्स का एक्सपर्ट होना है, जो स्टूडेंट का वीक पॉइंट होता है ना वो यही होता है कि उनको फिक्टिशियस एसेट्स का नहीं पता वो क्या होता है। तो हमें जो समझना है कि नेक्स्ट एसेट्स कौन से, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल एसेट्स। ये एसेट्स कौन से होते हैं, नॉमिनल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक या एग्जैक्ट मीनिंग नाम मात्र। नॉमिनल को क्या कहेंगे, हिंदी में एग्जैक्ट नाम मात्र। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। नाम मात्र है तो केवल नाम की, एक्चुअल में एसेट्स है नहीं। एक्चुअल में एसेट्स कौन सी होती है, वो होती हैं जो या तो बिजनेस को कैश दें
या फिर क्या दे, बेनिफिट दे। दोनों में से जो एक चीज दे वही तो बिजनेस की क्या है, रियल एसेट्स है। और जो ना कैश दे ना क्या दे, बेनिफिट दे, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, नॉमिनल एसेट्स, या क्या कहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स उनको कहेंगे जो बिजनेस को ना तो कैश देती ना बेनिफिट। इनसे फ्यूचर में ना तो क्या मिलना, कैश मिलना, ना क्या मिलना, बेनिफिट मिलना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। समझ गए। तो बाकी जो 6 एसेट्स बच गई, 6 टाइप के एसेट्स, कौन कौन सी 6 टाइप के एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। ये 6 की 6 एसेट्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, रियल एसेट्स। ध्यान रख लेना, बुक्स में कहीं लिखा हो नहीं लिखा हो नहीं पता, लेकिन हम इन 6 टाइप्स के एसेट्स को क्या कहेंगे, रियल एसेट्स। और 7वें टाइप के एसेट्स क्या हो गई, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सपर्ट बनना था आपको पता होना चाहिए पीछे वाले जो 6 टाइप्स के एसेट्स हमने एक्सप्लेन किए, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। इन 6 की 6 एसेट्स को क्या कहेंगे हम, रियल एसेट्स। दूसरा क्या बच जाएगा फिर, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। वो एसेट्स मतलब 6 जो पहले 6 का जिनका नाम लिया है वो या तो कैश देंगे या बेनिफिट देंगे, इसलिए वो क्या है, रियल एसेट्स हैं। ये जो एसेट्स हैं ना तो बिजनेस को कैश देंगी ना बेनिफिट देंगी, इसलिए कैसी एसेट्स बोल रहे कहा जाता है इनको, नॉमिनल एसेट्स। नॉमिनल एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स ऐसी हैं जो बिजनेस को ना तो क्या देंगी, कैश देंगी ना बेनिफिट देंगी। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है, इट मींस वो क्या है, लॉस। जो बिजनेस का लॉस है, क्या हम उसको कहीं पे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते तो उससे हमें क्या नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। क्या वो जो लॉस हो चुका है बिजनेस से, वो बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगा, नहीं देगा, इसलिए कैसे एसेट्स कहा जाता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब तक इनको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा ये क्या कहलाते रहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। मेरे अकॉर्डिंग इन एसेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कॉमर्स से क्या बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो। हमने 7 टाइप के एसेट्स को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट करंट एसेट्स, सेकंड नॉन करंट एसेट्स, थर्ड टेंजिबल, फोर्थ इंटेंजिबल, फिफ्थ वेस्टिंग, सिक्स्थ लिक्विड और सेवंथ नॉमिनल एसेट्स। इन 7 की 7 एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन 7 की 7 एसेट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में, रियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। रियल एसेट्स कौन सी होगी, जो बिजनेस को क्या देंगी, कैश या बेनिफिट। और नॉमिनल एसेट्स कौन सी होगी, जो बिजनेस को ना तो कैश देंगी ना बेनिफिट देंगी। इसलिए बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस जब हम चेक करते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, उस टाइम पे हम सिर्फ किस कौन सी एसेट्स को कंसीडर करते हैं, रियल एसेट्स को। नॉमिनल एसेट्स को उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन नहीं करती, स्ट्रॉन्ग नहीं करती, क्योंकि ना तो इनसे कैश मिलना ना इनसे बेनिफिट मिलना, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। हमने एसेट्स और टाइप्स ऑफ एसेट्स को क्या कर डिस्कस कर लिया है। अब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को क्या करें, डिस्कस। जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड में कितने हेडिंग होते हैं, 5। ध्यान रखना, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितने हेडिंग होते हैं, 5। फर्स्ट हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड हेडिंग इन्वेस्टमेंट, थर्ड हेडिंग करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेज, फोर्थ हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिफ्थ हेडिंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितने हेडिंग होते हैं, 5। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेज, फोर्थ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिफ्थ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से हम फिक्स्ड एसेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, करंट एसेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो हम फिक्टिशियस एसेट्स को भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बचा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए इसके बीच में, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। जो एसेट्स हैं वो क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं या एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस में ही यूज की जाती है पैसा कमाने के लिए। जो भी चीज बिजनेस में यूज की जाएगी पैसा कमाने के लिए वो क्या होंगी, एसेट्स होंगी। और जो भी एसेट्स बाहर से पैसा कमाने के लिए खरीदी जाती है, बाहर से आउटसाइड द बिजनेस मनी अर्न करने के लिए
खरीदी जाती है उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज कर ली और उसमें अपनी ही कंपनी का काम कर रहे हो तो बिल्डिंग क्या कहलाए, फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कहीं दूसरी जगह बिल्डिंग परचेज कर ली है और वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पज के लिए यूज ना करके आप उसको रेंट पे देके इनकम कमाना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में दिखाई जाएगी, ना कि फिक्स्ड एसेट्स में। इसी तरीके से आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लिए हैं तो आपका पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, आउटसाइड द बिजनेस, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो भी किस में आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, पैसा कमाने के लिए जो भी आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उसे क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। और विद इन बिजनेस, जैसे मशीनरी परचेज कर ली, प्लांट परचेज कर लिया, फैक्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग परचेज कर ली, उन्हें क्या कहेंगे, एसेट्स। तो आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या एसेट्स होती है, क्या इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा एक लाइन में ही दोनों का डिफरेंस क्लियर होता है। बिजनेस में ही पैसा कमाने के लिए अगर एसेट्स खरीदी है तो क्या है, बिजनेस में ही यूज करने के लिए जो एसेट्स खरीदी जाती हैं वो क्या है, एसेट्स हैं। और जो आउटसाइड द बिजनेस पैसा कमाने के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था वही कॉन्टेक्स्ट वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो क्या फिक्स्ड एसेट्स में लिखे हैं उसको इन्वेस्टमेंट में। उसका पर्पज देखना पड़ेगा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। अगर वो बिजनेस के लिए ही यूज हो रही है तो किस में आएगी, फिक्स्ड एसेट्स में। अगर वो रेंट कमाने के लिए यूज हो रही है तो किस में आएगी, इन्वेस्टमेंट। इसलिए कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें समझना क्या है, जरूरी है। ऐसे ही लोन एंड एडवांसेज, लोन एंड एडवांसेज कंपनी ने दे रखे हैं या ले रखे हैं, मतलब बिजनेस ने दे रखे हैं या ले रखे हैं, इसी से ही पता चलेगा वो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। सिंपल लोन बोलने से पता नहीं चलेगा वो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। अगर कंपनी ने लोन दे रखे हैं, बिजनेस ने लोन दे रखे हैं तो कंपनी की किससे क्या होंगे, एसेट्स होंगे, क्योंकि उनसे कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर कंपनी ने या बिजनेस ने लोन ले रखे हैं तो बिजनेस की क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। इसलिए हर चीज किस में देखी जाती है, कॉन्टेक्स्ट में। स्टूडेंट कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स पे कंफ्यूजन होता है कि लोन एसेट्स कैसे होंगे। जो कंपनी बिजनेस लोन दूसरों को देते हैं वो एसेट्स कहलाते हैं और जो लेते हैं वो लायबिलिटीज कहलाते हैं। इसलिए आपको हर चीज कॉन्टेक्स्ट में समझना क्या है, जरूरी है। यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक क्या है वो बैलेंस शीट की एसेट्स है। बैलेंस शीट की एसेट्स है 5 हेडिंग होंगे, 5 में से फर्स्ट 3 फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेज। इन 3 हेडिंग में जितनी भी एसेट्स आती हैं वो सारी एसेट्स कौन सी कहेंगे हम, रियल एसेट्स। क्या कहेंगे उनको, रियल एसेट्स। और नीचे 2 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें से तो और कुछ आएगा ही नहीं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से एक सिंगल यही आता है और कुछ इसमें नहीं आएगा। दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स में जो हम एग्जांपल डाले थे उसमें से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को छोड़ देना, बाकी सारे कहाँ लिखे जाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग में ही लिखे जाते हैं। तो सारे क्या होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। तो हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट 3 हेडिंग्स फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस को क्या कहेंगे हम, रियल एसेट्स। बाकी बचे 2 हेडिंग को हम क्या कहेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। इतना समझना आपके लिए क्या है, जरूरी है। हमारे अकॉर्डिंग यह आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको हम जो समझाना चाहते हैं वो चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी। ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, बैलेंस शीट की एसेट साइड को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 2। एक तो रियल एसेट्स, दूसरी फिक्टिशियस एसेट्स। कौन से एसेट्स में आएंगे, कौन से फिक्टिशियस एसेट्स में आएंगे, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लायबिलिटीज। नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। Liability refers to the amount. Liabilities refers to the amount which is to be given, to outsiders or owner by the business. 2 शब्दों को ध्यान रखना है, ओनर और आउटसाइडर्स। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस ने या तो किसको, मालिक को, या मालिक को छोड़कर किसी को भी जो कुछ भी पे करना है वो सारी चीज बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। 2 ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, आउटसाइडर्स और ओनर। इन दोनों को बिजनेस में कुछ भी देना हो वो क्या कहलाई जाएगी, लायबिलिटीज। 2 वर्ड क्या है, ओनर, ओनर बिजनेस का मालिक, और बिजनेस के मालिक को छोड़कर किसी को भी बिजनेस ने जो कुछ भी देना है वही क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। इन दोनों शब्दों के आधार पर लायबिलिटीज को फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं।
इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिजनेस ने मालिक को जो कुछ भी देना होता है, बिजनेस ने मालिक को, ओनर को जो कुछ भी देना होता है उसे क्या कहेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज। मालिक ने, बिजनेस ने मालिक को क्या देना होता है, बिजनेस मालिक को क्या देगा, कैपिटल लौटाएगा उसकी, और कैपिटल पे क्या कमाया जाता है, प्रॉफिट। तो बिजनेस ने मालिक को क्या देना होता है, कैपिटल और प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स और रिजर्व भी किसका ही पार्ट है, प्रॉफिट्स का ही पार्ट है, क्योंकि रिजर्व कहाँ से बनते हैं, प्रॉफिट से ही। इसलिए बिजनेस ने मालिक को क्या पे करना होता है, कैपिटल और प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। इसलिए जो कैपिटल होगी, प्रॉफिट होंगे और रिजर्व होंगे, वो कैसी लायबिलिटीज है बिजनेस की, इंटरनल लायबिलिटीज। तो इट इज सिंपल कि इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस ने मालिक को जो कुछ भी पे करना है, इंटरनल लायबिलिटीज। मालिक को छोड़कर किसी को भी जो कुछ भी पे करना, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इट मीन्स बिजनेस ने आउटसाइडर्स को जो भी पे करना, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या आ जाएंगे, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये सारे किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट लायबिलिटीज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। जिस लायबिलिटीज की पेमेंट विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर करनी है, वो क्या हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज। और जिस लायबिलिटीज की पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी होती है, आफ्टर 1 ईयर, वो क्या हो जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। जिस भी लायबिलिटी की पेमेंट कब करनी है, विद इन 1 ईयर, उसे क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज। और जिस लायबिलिटी की पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी है, उसे क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ये 1 ईयर कहाँ से काउंट होगा, ये 1 ईयर बैलेंस शीट बनाने वाली डेट से काउंट होगा। ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना, 1 ईयर। ये तो बता दिया हमने, जिस लायबिलिटी की पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है उसे करंट कहेंगे, जिस लायबिलिटी की पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी है उसे नॉन करंट लायबिलिटीज कहेंगे। लेकिन ये 1 ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस डेट से आने वाले 1 साल के अंदर जिस लायबिलिटी की पेमेंट करनी होगी, वो क्या होगी, करंट होगी। और उस डेट से 1 साल बाद, मतलब किस डेट से, बैलेंस शीट बनाने वाली डेट से 1 साल के बाद जिस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, वो क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट टाइप क्या है लायबिलिटीज का, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट which may or may not, which may or may not become payable in future, कि जो फ्यूचर में पेबल बन भी सकता है और नहीं भी, जो अमाउंट फ्यूचर में पेबल बन भी सकता है या नहीं भी। ये किस पर डिपेंड करेगा, किसी इवेंट पे डिपेंड करेगा। इवेंट के घटने पे वो देना भी पड़ सकता है, और इवेंट के न घटने पर वो नहीं भी देना पड़ सकता है। उसे क्या कहेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज रेफर्स टू द अमाउंट which may or may not become payable in future. Future event will decide, क्या, future event will decide whether it is really a liability or no. Future event decide करेगा वो really में liability है या नहीं है। At present वो liabilities नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे, contingent liabilities। इनका liabilities होना है ना होना किस पे डिपेंड कर गया, फ्यूचर इवेंट पे। फ्यूचर इवेंट क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। Uncertainty, due to uncertainties, these liabilities are known as contingent liabilities. Understand? Contingent liabilities में क्या आएगा, जब फर्म बिल्स रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवा लेती है बैंक से, तो जब तक उन बिल्स रिसीवेबल की उनको एक्सेप्ट करने वाला उनकी पेमेंट नहीं कर देता है, तब तक वो बिजनेस की क्या कहलाएंगी, कंटीजेंट लायबिलिटीज। सेकंड, बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल कर रखा है, तो केस बिजनेस जीत भी सकता है, हार भी सकता है। इसी चीज पर डिपेंड करेगा वो लायबिलिटीज बनेगी या नहीं बनेगी। फर्म ने, किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया, फर्म ने उसकी क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है, तो भी फर्म की किस क्या माना जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटीज माना जाएगा। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जो पैसा मालिक के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है उसको कहेंगे हम कैपिटल। सिंपल, मालिक के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। इट में बी,
इट मे बी इन कैश और इन काइंड, ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड किसी वस्तु के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अकेडमी स्टार्ट करना चाहते हो, उस अकेडमी में आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और आप अपने घर से ही चेयर और टेबल आपने यूज किया है, तो 20,000 प्लस में वैल्यू ऑफ चेयर एंड टेबल, वो सारा मिला के टोटल मान लो 25,000 हो गया। तो उस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है? 25,000। कहने का मतलब है ओनर अपने पास से जो भी वस्तुएं बिजनेस में यूज करता है उन सब की वैल्यू भी कैपिटल ही मानी जाती है। तो मालिक के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टर्म क्या है? ड्रॉइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स विड्रॉन बाय द ओनर और पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। इंपॉर्टेंट चीज और पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। बिजनेस से कुछ भी चीज अगर ओनर अपने पर्सनल या अपने घरेलू यूज के लिए यूज करता है तो उसकी वैल्यू को क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड ड्रॉइंग। एनी प्राइवेट पेमेंट, कोई भी प्राइवेट पेमेंट बिजनेस से कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। जैसे अपने लाइफ इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे करता है या अपने बच्चों की फीस बिजनेस से पे करता है, तो सारी क्या है? प्राइवेट पेमेंट है। तो कोई भी प्राइवेट पेमेंट करेगा या अपने पर्सनल या अपने घरेलू यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालता है, गुड्स ड्रॉ करता है या कोई एसेट्स ड्रॉ करता है, उनकी जो भी वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, टर्म है, वो क्या है? रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ ए रेकरिंग और रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से जो रेकरिंग और रेगुलर नेचर की क्या होती है? इनकम होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, रेकरिंग और रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है? जो फिक्स्ड इंटरवल के पे हमें मिलती रहती है। जैसे हमने कोई हाउस रेंट पे दे दिया तो उसे मंथली, हर मंथ जो हमें क्या मिलेगी? इनकम। वो हर मंथ मिल रही है तो उसे क्या कहेंगे? रेगुलर। जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो मिलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर। जो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है लेकिन बार बार मिलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे? रेकरिंग। जैसे किसी शॉप पे कस्टमर आते हैं, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है लेकिन वो क्या आते हैं? बार बार आते हैं। तो कस्टमर को सेल करने से जो पैसा मिल रहा हो किस नेचर का होगा? रेकरिंग नेचर का। तो जो भी इनकम रेकरिंग नेचर की होगी, बार बार मिलने वाली होगी, या फिर रेगुलर जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मिलने वाली होगी, उसे हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू। नेक्स्ट टर्म क्या है? गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फॉर रीसेल। बिजनेस में कोई भी चीज जो रीसेल करने के पर्पज से क्या की जाती है? परचेज की जाती है। एक तो उसे क्या कहेंगे? गुड्स। दूसरा क्या है? बिजनेस जिस चीज का ट्रेड करता है उसको बनाने के लिए जो भी चीज चाहिएगी उसे भी हम क्या कहेंगे? गुड्स। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और which are used for producing the finished product। जो भी वस्तुएं रीसेल करने के पर्पज से खरीदी जाती है या जो वस्तुएं फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है उन सभी को हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। तो गुड्स इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में गुड्स किसे कहेंगे? सभी चीजों को हम गुड्स नहीं कहेंगे। गुड्स के उन्हीं वस्तुओं को कहेंगे जो रीसेल पर्पज से परचेज की जाती है। दूसरा किस पर्पज से परचेज की जाती है? फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स। फॉर एग्जांपल, समोसा बनाने के लिए समोसा बनाने वाला आलू खरीदता है, रिफाइंड खरीदता है, मसाले खरीदता है, मैदा खरीदता है, वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी? गुड्स। एक फ्रूट सेलर है, उस डायरेक्ट फ्रूट खरीद के उनको बेच देता है। तो फ्रूट खरीदने का पर्पज क्या है? रीसेल करना, इसलिए वो फ्रूट उसके लिए क्या होंगे? गुड्स। लेकिन वही फ्रूट सेलर उन फ्रूट को बेचने के लिए रेडी जो रखता है अपने पास, वो रेडी क्या नहीं होगी? गुड्स नहीं होगी, क्योंकि रेडी को खरीदने का पर्पज रीसेल करना नहीं है। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं तो एक फर्नीचर शॉप का। फर्नीचर शॉप पे जो भी फर्नीचर रीसेल करने के लिए खरीदा जाता है, बनाया जाता है, वो फर्नीचर शॉप के लिए क्या होगा? गुड्स होगा।
लेकिन कुछ फर्नीचर कस्टमर के बैठने के लिए, यूज करने के लिए उन्होंने अपनी शॉप में रखा है, उस फर्नीचर को हम गुड्स नहीं कहेंगे, वो क्या कहा जाएगा, फर्नीचर कहा जाएगा। इसलिए आपको गुड्स को अंडरस्टैंड करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। गुड्स में वही चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो या तो रीसेल करने के पर्पज से परचेज की जाती है या फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजीशन टू पे डेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो भी फर्म या बिजनेस अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करने में सक्षम होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो फर्म या बिजनेस अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करने में सक्षम नहीं होता उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे। अब सभी मोस्टली स्टूडेंट्स को यह पता होता है कि जो फर्म या बिजनेस अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम नहीं है उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे, और जो सक्षम है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। अब हम कैसे पता चले कि कोई फर्म अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं? सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें रियल एसेट्स को एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। रियल एसेट्स को एक्सटर्नल लायबिलिटी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर रियल एसेट्स ग्रेटर देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं तो फर्म सॉल्वेंट है। दूसरी तरफ अगर रियल एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी से कम है तो फर्म क्या है, इंसॉल्वेंट है। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही साउंड होती है जितनी रियल एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जितनी रियल एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी से ज्यादा होंगी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी क्या होंगी, साउंड होंगी। इसी वजह से हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितने हेडिंग होते हैं, 5 हेडिंग होते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। जो फर्स्ट 2 हेडिंग है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वो किसको पे करने होते हैं, बिजनेस ने, वो ओनर को पे करने होते हैं। बिजनेस ने जो भी लायबिलिटीज ओनर को पे करनी है उसे इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। इसलिए फर्स्ट 2 शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इंटरनल लायबिलिटीज बनाते हैं। नेक्स्ट 3 हेडिंग सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इनकी पेमेंट बिजनेस ने मालिक को छोड़कर किसी और को करनी होती है, इसलिए क्या कहलाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की एसेट साइड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रियल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेज। इनसे या तो बिजनेस को कैश मिलता है या बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में, इसलिए क्या है, रियल एसेट्स। लास्ट 2 हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इन 2 हेडिंग के अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं उनसे ना तो बिजनेस को कैश मिलता है और ना ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करते वक्त हमें फिक्टिशियस एसेट्स को ध्यान में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि ना तो इनसे कैश मिला ना कोई बेनिफिट, इसलिए एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करने में कुछ भी हेल्प नहीं करती। इसलिए जब भी हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को क्या करना है, चेक करना, हम सिर्फ कौन सी एसेट्स को कंसिडर करेंगे, रियल एसेट्स। और फर्म की सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट की पोजीशंस का पता लगाना है तो हम किस चीज को कंपेयर करेंगे, रियल एसेट्स को किसके साथ, एक्सटर्नल लायबिलिटी के साथ। अगर फर्म की रियल एसेट्स ग्रेटर देन क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो फर्म क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट। अगर फर्म की रियल एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्या है, कम है, तो फर्म क्या कहलाएगी, इंसॉल्वेंट।